नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। जो मार्केट में लोग नए आते हैं, जिनको मार्केट का कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो नॉलेज है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हम हर छोटी चीज़ और हर बेसिक्स चीज़ के ऊपर आज बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करनी चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा क्यों सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी सारे इन्वेस्टमेंट आप छोड़ के सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो किस तरीके से रखना चाहिए, उसके बाद स्टॉक कैसे लिस्ट होता है, एक कंपनी का स्टॉक कैसे वर्कआउट करता है, स्टॉक मार्केट कैसे वर्कआउट करता है, जो FIS DIS किस तरीके से मार्केट को रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट और रियल एस्टेट के रिटर्न्स भी बताऊंगा कि उससे कंपेयर करके बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न किस तरीके से आपको यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में हम देखेंगे साइकोलॉजी के बारे में और कॉमन मिस्टेक्स जो आपको इन्वेस्टमेंट करते समय अवॉइड करनी है, या फिर आप ट्रेडर हो तो भी ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, या फिर आप इन्वेस्टर हो तो भी आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन भी मैंने दे दिया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको प्रीमियम कंटेंट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इंडेक्स, क्या क्या टॉपिक आप डिस्कस करने वाले हैं आज हम, और उसके बाद हर एक टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है हमारा आज का टॉपिक। की पॉइंट्स जो है आज के हमारे, वो सबसे पहला है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में क्यों ज़्यादा केयर करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई यू शुड केयर अबाउट द स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। इसके साथ साथ और कौन से एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हैं, ये भी कंपैरिजन में आज आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और स्टॉक, कोई कंपनी का स्टॉक कैसे लिस्ट होता है ये भी देखेंगे। स्टॉक मार्केट में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम हमारी शुरुआत किस तरीके से कर सकते हैं ये भी देखेंगे। उसके बाद बिग प्लेयर्स का रोल क्या होता है, कॉमन मिस्टेक्स और साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है उसके बारे से, उसके साथ सबसे पहले तो हम जानेंगे कि टॉप इंडियन इन्वेस्टमेंट एसेट्स क्या होते हैं। इंडिया में जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि मैं सोना खरीदूंगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा और गोल्ड मुझे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देगा। हर कोई इंडियन जो होता है वो इसी तरीके से सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि सोने का भाव भी बढ़ गया है और सोना पहन के लोगों को घूमना भी पसंद है। लेकिन क्या सच में सोना आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है क्या, तो ये हमें पहले देखना होगा। तो सबसे पहला जो एसेट हम देखेंगे यहाँ पे वो है गोल्ड। अब गोल्ड किस तरीके से आप खरीद सकते हो, गोल्ड के लिए आप ज्वेलरी खरीद सकते हो, गोल्ड के कॉइन्स खरीद सकते हो, या फिर गोल्ड के बिस्किट भी खरीद सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगे, आपके लॉकर में रखोगे, वो वहाँ पे पड़ी पड़ी रह जाएगी। ज्वेलरी आप फंक्शन में पहन लोगे, कोई त्यौहार आएगा तब पहन लोगे। सोने की कॉइन्स होगी तो आप लक्ष्मी पूजन के सामने, वो लक्ष्मी पूजा रहेगी तो उसके सामने कभी कभी रख दोगे, साल में एक बार दिवाली में रख दोगे। उसके बाद गोल्ड बिस्किट का भी वही होगा। तो ये जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो आप सोने में, जो हमें रिटर्न्स चाहिए होते हैं, या तो आप सोना खरीदते वक्त या फिर उससे बेचते वक्त, बेचने के टाइम ही आपको जो भी होंगे रिटर्न्स मिल जाएंगे। उसके अलावा गोल्ड बॉन्ड भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पार्ट आ जाता है अपना स्टॉक मार्केट का, तो उससे हम स्टॉक मार्केट के हिसाब से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप ज्वेलरी टाइप में या फिर बिस्किट्स या फिर कॉइन के टाइप में अगर सोने को लोगे तो आपको ईयरली उसके ऊपर रिटर्न नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको गोल्ड के बॉन्ड्स खरीदने होते हैं या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने होते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे स्टॉक मार्केट का जैसे ही टॉपिक आएगा। लेकिन गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट एसेट इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से माना जाता है। दूसरा जो एसेट है हमारा यहाँ पे वो है बैंक FD। अब जो लोग हमारे दादाजी या फिर पिताजी, वो हमेशा बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय रखते हैं कि भैया जो भी आपकी पूंजी जमा है वो बैंक में FD करवा लो, आपको 5 साल में उसके दुगने पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक सेफ तरीका है। अगर आप यंग है और मार्केट में आपका पैसा अगर आपको ग्रो करना है तो बैंक FD इट्स फॉर ओनली सेविंग योर मनी। बैंक FD आप करके आपका पैसा आप सेव कर सकते हो, मतलब आपका, मतलब कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। आपको 5 साल बाद या फिर आप 10 साल रखते हो तो आपका पैसा वहाँ पे जो भी होगा इंटरेस्ट के साथ आपका दुगना हो जाएगा, या फिर जो भी इंटरेस्ट बैंक आपको देती है 5-6%, उसके हिसाब से आपका सालाना पैसा वहाँ पे
जो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो जब आपको पैसे ग्रो करने होते हैं, पैसे बढ़ाने होते हैं, पैसे से पैसे बढ़ाने होते हैं, तब आप क्या करते हो कि थोड़ा सा हायर रिस्क लेते हो, क्योंकि यंग पीपल थोड़े से हायर रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। वो अपने जीवन में भी बहुत सारे हायर रिस्क लेते हैं, जॉब चेंज करते हैं, बहुत सारी रिस्क उठाते हैं, लेकिन उनको वहाँ से इस तरीके से अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो जो लोग एफडी करते हैं उनके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करे या फिर पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम ले ले और वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करे, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफली वहाँ पे हो जाए। तो ये दो इन्वेस्टमेंट के एसेट इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद इंडियन इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आता है वो है रियल इस्टेट। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके आराम से बैठते हैं। रियल इस्टेट में क्या करेंगे वो लोग, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कोई फ्लैट खरीद लिया, 2-3 फ्लैट खरीद लिए, एसेट बना लिए, वहाँ से रेंट आ रहा है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट एसेट हो सकता है जहाँ से आपको रेंट भी मिलता रहता है। या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट यहाँ पे ले लेंगे, या फिर कोई प्लॉट खरीद लेंगे और प्लॉट की कीमती बढ़ने तक वो वेट करेंगे। 2015 में प्लॉट लिया था, 2022 में उसकी प्राइस बढ़ गई और उसे बेच दिया। लेकिन इससे क्या होता है कि जो रिटर्न्स होते हैं वो आप या तो बाय करते टाइम पे या फिर सेल करते टाइम पे आपको मिल जाएंगे। बाय करते टाइम पे कम प्राइस पे खरीदा, सेल करते टाइम पे ऊंचे प्राइस पे उसको बेच दिया, जो भी रिटर्न होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे ईयरली रिटर्न जनरेट नहीं होते हैं अनलेस आप यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपका जो भी घर है वो रेंट पे नहीं देते हैं। तो ये एक एसेट हो सकता है। लेकिन जहां बात आती है आपको रेगुलर रिटर्न की, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के ऊपर देखना पड़ता है। अब जो लास्ट एसेट है वो स्टॉक मार्केट, जो कि इंडिया में बहुत कम लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो 3 से 4% लोग ही इंडिया के सिर्फ अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में। क्योंकि 2020 के बाद ये थोड़ा सा जो है रेशो उनका बढ़ गया है। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव हो गए हैं, उनको वक्त मिला 2020 के पैंडेमिक में कि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा समझने का और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो अब जो हो गया है एफडी से, गोल्ड से या फिर रियल एस्टेट से थोड़ा ध्यान हट गया है लोगों का और स्टॉक मार्केट के ऊपर आ गया है। उसी की वजह से जो रिटेल ट्रेडर, जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर जिन्हें बोलते हैं, तो उनकी वजह से ही मार्केट अभी इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। एफआईआईज और डीआईआईज जो होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं, उनकी वजह से तो मार्केट रन करता ही है। लेकिन यहाँ पे तीसरी महाशक्ति जिसे हम कहते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर या फिर रिटेल ट्रेडर की होती है। उन्होंने भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे करने की ताकत रखते हैं। कभी कभी फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा बेच देते हैं तो रिटेलर्स अपना स्टेक खरीदते हैं और मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं देते हैं। तो अभी जो इंडिया में है थोड़ा सा चेंज आ रहा है स्टॉक मार्केट को लेकर, लोगों में थोड़ा सा उत्साह और पॉजिटिविटी आ रही है। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें ढूंढते हो? पहले तो आप कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो, उसे होल्ड करते हो, या फिर उससे आपको डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हो अगर स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है आपको, या फिर आप जॉब रिलेटेड जॉब करते हो, या फिर आपको वक्त नहीं मिलता है स्टॉक का एनालिसिस करने में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, या तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम एसआईपी कहते हैं, एसआईपी के जरिए इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। या फिर जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, जो एफडी के ऊपर भी भरोसा रखते हैं, उनको सेफ खेलना बोलता है। क्योंकि उनको क्या रहता है कि मेरा पैसा ज़्यादा डूबना नहीं चाहिए भाई। स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक साल में आपको रिटर्न मिल जाएंगे, दूसरे साल में अगर मार्केट गिर गया तो मेरे रिटर्न वहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब बॉन्ड्स एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, तो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपको रिटर्न्स की जो है वो थोड़ी सी एश्योरिटी हो जाती है। और बॉन्ड मार्केट का स्टॉक मार्केट की तरह इतना वोलेटाइल नहीं होता और आपको वो रिटर्न्स वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन उसका टर्म जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको रखना पड़ता है। आप बॉन्ड की अगर बात करें तो आपको ज़्यादा टर्म के लिए, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपके पास रखने होते हैं। तो इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं जो मार्केट में अभी लोग इन्वेस्ट करना यहाँ पे अच्छा लगता है लोगों को, या फिर प्रेफर करते हैं लोग। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के लिए ज़्यादा केयर आपको करनी चाहिए, वाई यू शुड केयर अबाउट द स्टॉक मार्केट। इसके लिए हम थोड़े से देखेंगे इसके रिटर्न्स। अब रिटर्न्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आप ये चार्ट देख सकते हैं, निफ्टी का ये चार्ट है। मैंने एग्जाम्पल जो लिए हैं वो निफ्टी के ऊपर लिए हैं। निफ्टी को मैंने गोल्ड के साथ
एफडी के साथ और रियल एस्टेट के साथ थोड़ा सा कंपेयर किया है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से रिटर्न निफ्टी में, सिर्फ निफ्टी के 50 स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा हमने लिया है वो 2007 से लेके 2022 तक का लिया है, मतलब लगभग 15 साल का डेटा हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2007 में जो निफ्टी की प्राइस थी वो 6134 की, मतलब वहाँ पे हाई लगाया था। उसके बाद आपको पता है 2008 का क्राइसिस आ गया। 2008 के क्राइसिस के बाद निफ्टी ने जो लो लगाया था वो 2755 का था, जो 2009 के आसपास लगाया था। 2008-2009 की एंडिंग में ये जो क्राइसिस आया था, जो यूएस में हाउसिंग मार्केट गिर गया था उसकी वजह से क्राइसिस आया था, तो ये वहाँ की बात है। उसके बाद से जो रनअप चालू किया है निफ्टी ने, तो 2015 में डायरेक्टली उसने हाई लगाया 8900 के आसपास का, मतलब 2009 से लेके 2015 में अगर आप देखोगे तो 7000 पॉइंट की, लगभग 7 से 7500 के आसपास, 7500 नहीं होता है, 7200 पॉइंट के आसपास की रैली यहाँ पे निफ्टी ने दिखाई है। मतलब जिन्होंने अगर 100 रुपये 2009 में लगाए होते तो उनके पैसे बढ़ के यहाँ पे कितने होते, तो आप ही समझ सकते हैं, 7000 पॉइंट की रैली यहाँ पे आई है। तो इस तरीके से निफ्टी में आपको रैली दिखाई दे सकती है, और अगर आप सही टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आपके रिटर्न जो है वो अच्छी तरीके से वहाँ पे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया और लो लगाया मार्केट ने 6980 के आसपास, मतलब लगभग 2000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट आ गई। लेकिन 2016 में जो मार्केट ने लो बनाया था वो मार्केट ने फिर से कभी टेस्ट नहीं किया अभी तक। पैंडेमिक में मार्केट नीचे आया था, कब तक आया था, 8600 के आसपास। लो जो बनाया था वो 7650 के आसपास बनाया था। लेकिन उससे पहले 6000 से जो रैली शुरू हुई है वो 2019 में मार्केट 12184 तक गया, मतलब लगभग 5 से 6000 पॉइंट की रैली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली। मतलब पहली जो रैली थी ये 7000 पॉइंट की थी, ये भी रैली लगभग 7000-6000 पॉइंट की थी। मतलब जब भी मार्केट में डिप आता है, उस डिप के बाद मार्केट अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जो 2020 का पैंडेमिक था, ये जो क्लोजिंग प्राइस मैंने दी है यहाँ पे, लेकिन अगर आप लो देखोगे तो 7650 7610 के आसपास का लो यहाँ पे दिखाई देता है। वहाँ से अगर आप 2022 का लेटेस्ट क्लोज यहाँ पे देखते हो, तो ये 2-3 दिन पहले का लेटेस्ट क्लोज है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो वो 17880 के आसपास का है, मतलब 8000 से 17000, और जो हाई बनाया था वो 18600 के आसपास का, मतलब 10000 पॉइंट की रैली सिर्फ 2 साल में निफ्टी में देखने के लिए मिली है। अब मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये रिटर्न्स आपको क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा सीख लेते हो या फिर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स जनरेट होने के चांसेस हैं। अब थोड़ा सा हम आते हैं कंपैरिजन के ऊपर, क्योंकि आप बोलेंगे सिर्फ निफ्टी का ही गुणगान कर रहा हूँ मैं, बैंक, एफडी और रियल एस्टेट के बारे में भी तो बताओ, तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की। अब गोल्ड की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है। गोल्ड का अगर आप देखोगे तो 2008 में लगभग यहाँ पे जो प्राइस है वो 10,000 के आसपास दिखाई दे रही है, और अभी की जो प्राइस है तो आपको तो जानती ही है 50,000 के आसपास गोल्ड पहुंच गया है। 51,000-52,000 की अभी करंट प्राइस चल रही है, जिसमें 55-56,000 का हाई भी लगाया था। तो अगर आप 2008 से देखते हो तो अच्छा खासा गोल्ड में भी रनअप आ गया है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के बारे में पता चल रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखते हो निफ्टी का और गोल्ड का कंपैरिजन, हम अगर ईयर ऑन ईयर करते हैं तो किस तरीके से जनरेट होते हैं रिटर्न, ये भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो निफ्टी वर्सेस गोल्ड का हमने थोड़ा सा यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है, जिससे आपको पता चलेगा कि 2009 में निफ्टी 68.85% के रिटर्न जनरेट किए थे निफ्टी ने सिर्फ 2009 में। क्रैश हुआ था 2008 में, उसके बाद से जो मार्केट अप हुआ था वो लगभग 68.85% अप हुआ था, और गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया था, 22.67%, 22.67% के रिटर्न गोल्ड ने जनरेट किए थे उसी ईयर में। अगर हम बात करें 2010 की, तो 2010 में निफ्टी का जो रिटर्न था वो 17.25% था, और लगभग गोल्ड का रिटर्न 22.71% था। मतलब यहाँ पे गोल्ड ने बाजी मार ली है।
लेकिन आपको पता है गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो या फिर SIP खरीदते हो तो आपको सिर्फ मिनिमम 500 रुपये की ज़रूरत होती है, इससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टॉक लोगे तो एक स्टॉक की कीमत भी बहुत कम होती है। सेल जैसे अगर हम स्टॉक की बात करें, मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। सेल की अगर बात करें तो वो भी 100 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है। एक भी स्टॉक आपको लेना है तो आप 100 रुपए में यहाँ पे बाय कर सकते हो, लेकिन आप 100 रुपए में गोल्ड नहीं खरीद सकते। 500 रुपए में भी बहुत कम गोल्ड आएगा, जिसका रिटर्न आपको बहुत कम यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आप निफ्टी का कंपैरिजन सिर्फ इससे करोगे कि रिटर्न्स गोल्ड में ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2011 में निफ्टी ने माइनस रिटर्न दिए थे। मान सकता हूँ मार्केट में गिरावट आती है, साल में माइनस रिटर्न भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन गोल्ड में भी माइनस रिटर्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि गोल्ड कंटिन्यूस बढ़ता चला जाएगा और आपको हमेशा ही फायदा होगा। और जैसे मैंने कहा, गोल्ड में आपको तभी रिटर्न मिलेंगे जब आप वो गोल्ड बेच देंगे। घर में पड़े रहने से आप सिर्फ टीवी पे प्राइस चेंज होते हुए देखोगे। मेरे पास गोल्ड है, आज प्राइस चली गई है 51,000, आज प्राइस चली गई है 52,000, लेकिन जब तक आप उसको बेचोगे नहीं, आपको वो रिटर्न्स हाथ में आएंगे नहीं, कैश हाथ में नहीं आएगा। लेकिन स्टॉक को आप अगर बेच दोगे प्रॉफिट पे तो वो आपको कैश हाथ में आ जाएगा, उसमें आपको वॉल्यूम भी ज़्यादा मिलेगा और वॉलेटिलिटी भी अच्छी तरीके से होती है, तो आपको वहाँ पे लिक्विडिटी भी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन गोल्ड जो होता है, गोल्ड में आप क्या भूल क्या जाते हो, उसमें होते हैं मेकिंग चार्जेस। सबसे पहले तो मेकिंग चार्जेस होते हैं। मेकिंग चार्जेस मतलब आप जब भी सोना खरीदने के लिए जाते हैं तो वो जो सोना रहता है, जो भी जिस भी शॉप में आप जाते हो, बड़ा शॉप रहेगा तो उसके मेकिंग चार्जेस ज़्यादा रहेंगे, छोटा रहेगा तो उसके मेकिंग चार्जेस कम रहेंगे। लेकिन जब भी आप कोई ज्वेलरी बनाते हो या फिर कोई आप बिस्किट बनवाते हो तो आपको वो मेकिंग चार्जेस पे करने होते हैं। उसके साथ साथ आपको GST पे करनी होती है 3%। जब भी आप सोना खरीदते हो आपको GST पे करनी है। तो अगर आपने 10 तोला सोना खरीदा है तो उसके लिए आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको GST देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ही आपको हर महीने या फिर हर साल उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाले जब तक आप नहीं बेचोगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी होती है, जो कि गोल्ड के ड्रॉबैक होते हैं। तो मेरे पास 1 किलो सोना घर में पड़ा है तो उससे पड़ा ही रहेगा। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तीसरा उसका जो है वो पॉलिश का चार्जेस आपको देना पड़ेगा। मेकिंग चार्जेस भी देने हैं, GST भी देनी है। वो उसका चमक कम हो गई है तो उसको पॉलिश भी करवाना है, तो उसके लिए भी आपको चार्जेस देने हैं। उसके बाद अगर आप सेल करने जाते हो, सोना आपको सेल करके कैश में कन्वर्ट करना है, तो चौथा आपको लगता है उसका कट, जो टूट जो बोलते हैं, सोने में टूट मिलती है। जो भी आपने सोना आपने दिया है तो सोने का जो टूट होता है वो आपको यहाँ पे फेस करना होता है, उसके बाद ही आपको वो पैसे मिल जाते हैं। तो भले ही आपने 35,000 में सोना लिया है और 50,000 में बेच रहे हो, तो ये चीज़ें आपको काउंट करनी होती है, उससे आपके रिटर्न जो होते हैं वो कम होते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हर एक को जाननी चाहिए जो भी सोना आपको यूज़ करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोना आप यूज़ मत कीजिए, आपकी मर्जी है, आप सोना यूज़ कीजिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से रिटर्न जनरेट होना चाहिए। अगर आप सोने को एक एसेट की तरह देखते हो तो एसेट क्या होता है, जिससे एक वैल्यू क्रिएट होती है जो हमें रिटर्न कमा के देता है। तो ये एसेट जो है वो अगर गोल्ड अगर घर में ही रखते हो तो आपसे कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो 2012 में 27% का रिटर्न, 2013 में 5% का रिटर्न निफ्टी से और -4% का रिटर्न गोल्ड से आया है। 14 में 31% का रिटर्न निफ्टी से और -8% का रिटर्न गोल्ड से। ऐसे ही आप अगर 2019 देखोगे तो 11% निफ्टी से रिटर्न और 23% गोल्ड का रिटर्न। और लेटेस्ट 2021 की अगर हम बात करें, 2022 का डेटा पूरा कंप्लीट नहीं है हमारे पास, इसकी वजह से 2021 तक का डेटा हमने यहाँ पे लिया है। तो 23% रिटर्न जनरेट हुए हैं निफ्टी से और -4% रिटर्न जनरेट हुए हैं गोल्ड से। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 बार निफ्टी ने माइनस रिटर्न जनरेट किए हैं, 2011 में और 2015 में। और बाकी सारे वक्त निफ्टी ने यहाँ पे ऑन एन एवरेज, अगर आप इसका भी एवरेज निकालते हो तो ऑन एन एवरेज निफ्टी 15 से 18% रिटर्न जनरेट करता ही है ईयरली। तो आपको अब सोचना है कि निफ्टी एक तरह पे हमें 15 से 18% रिटर्न दे रहा है और दूसरी तरफ गोल्ड है
जो घर में पड़ा है जहाँ से रिटर्न नहीं आ रहे हैं, जो सेल करने के बाद हमें रिटर्न देगा। तो ये आपको जानना होगा कि मैं इसलिए ये स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा ज़्यादा मेरा झुकाव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक मार्केट में करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा इन्वेस्टमेंट करो, आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो थोड़ा गोल्ड में रखो, थोड़ा स्टॉक मार्केट में रखो, थोड़ा एफडी में रखो, हर जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा पैसा होना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वॉरेन बुफेट का ये कहना है। हर एक बास्केट में थोड़े थोड़े आपके अंडे रखो, तो आपके अंडे फूटेंगे भी नहीं और आपको अच्छा फायदा भी वहां से हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। दूसरा हम देखेंगे, तो ये निफ्टी वर्सेस गोल्ड का तो परफॉर्मेंस आपने देख लिया किस तरीके से है, और निफ्टी यहाँ पे हमें बाजी मारता हुआ थोड़ा सा दिखाई देता है, रिटर्न्स कंसिस्टेंट और अच्छे यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद हम आते हैं हाउसिंग मार्केट के ऊपर। प्राइजेस, हाउसिंग प्राइजेस, जो हर एक का सपना होता है, घर लेना हर एक का सपना होता है। एक मेरा सपनों का महल हो, एक बंगला बने न्यारा, हर लोग कहते हैं। तो ये घर जब आप लेते हो तो ये एक लायबिलिटी की तरह लेते हो, क्योंकि आप लोन लेते हो बैंक से और वो घर खरीदते हो। क्योंकि हर कोई ऐसी इस तरीके से ही घर खरीदता है। कोई कुछ बड़े लोग होंगे जो अपना जो घर है वो पूरा एसेट जमा करके, पूरा कैश जमा करके उससे करते हैं, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्हें। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो घर लेने के टाइम पे लोन ही लेते हैं। मतलब जब तक आपका लोन कंप्लीट नहीं होता वो बैंक के पास रहता है और आपको हर महीने उसके ईएमआई देने होते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, मान लीजिएगा 6%, 6.7% का भी अभी आप लोन इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते हो, तो आप अगर 50 लाख का घर खरीदते हो तो उसके ऊपर 6.7% आपको ईयरली जो होता है वो इंटरेस्ट पे करना होता है। वो 50 लाख का जो लोन होता है वो आगे जाके 70-75 लाख तक चला जाता है। तो उसकी वैल्यू जब आप घर बेचने जाते हो तो एक्चुअल में उतनी आती है क्या, ये भी आपको देखना होता है। आप उससे अगर खुद वहाँ पे रहोगे तो आपको कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं होगा। आप खुद रह रहे हो, आप उसमें क्या कर रहे हो, ईएमआई भी भर रहे हो। लेकिन अगर आप पहले से एक घर में रहते हो और दूसरा घर अपने पैसे जमा करके लिया है, तो उससे आपको एक इनकम जनरेट होगी और उसका रेंट आता रहेगा जिससे आप ईएमआई चुका सकते हो। ये तो बेसिक चीज़ है, ये सारे लोगों को पता है। लेकिन अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 2011 में 30% ग्रोथ हुई थी इंडियन हाउसिंग प्राइजेस में। इंडियन हाउसिंग प्राइजेस, ये डेटा आपको मिल जाएगा गूगल पे, वेबसाइट में भी, मैं वेबसाइट के ऊपर किसी भी आप देखोगे तो ये आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, ऐसी कोई यहाँ पे फेक चीज़ नहीं है। तो 30% 2011, यहाँ पे 2011 का नहीं मेंशन है, लेकिन 2011 में 30% प्राइजेस हाइक हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। मतलब आप अगर घर खरीदते हो तो 30% आपको वहाँ पे ग्रोथ मिलनी है और आपका घर जो है बेचना है। लेकिन तो 2011 से लेके 2022 चल रहा है, उतने रिटर्न कभी भी, उतना हाइक या फिर उतना ग्रोथ रेट कभी भी इंडियन मार्केट में, हाउसिंग मार्केट में नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हो 2012 में ये कम हो गया, 2012 के मिड में कम हो गया, 2014 में कम हो गया, एक वक्त तो ऐसे आ गया था ये माइनस में चला गया था 2020 के आसपास जब पैंडेमिक हुआ था। मतलब हाउसिंग मार्केट जो है वो किस तरीके से अपना जो ग्रोथ रेट है वो कम कर रहा है। एवरेज ग्रोथ अगर आप देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो एवरेज ग्रोथ आपको 5.8% ईयरली दिखाई देगी। एनुअल जो ग्रोथ है वो 5.8% है। कभी कभी ये ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन अगर आप 10 साल का एवरेज निकालोगे, 2011 से लेके 2021 तक का आप एवरेज निकालते हो, तो 5.8% ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप लेटेस्ट फिगर लोगे, 2021 की लेटेस्ट फिगर लोगे, तो 5% पे अभी चला गया है जो है ग्रोथ रेट है। मतलब इसका एवरेज 5.8% ही है। अगर आप इससे इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न मिल रहे हैं। गोल्ड में थोड़े से ज़्यादा मिल रहे थे। गोल्ड एक एसेट हो सकता है इन्फ्लेशन को थोड़ा सा हेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़े अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं आपको। लेकिन रियल एस्टेट में क्या है, आपको यहाँ पे लायबिलिटी का थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कंसिडर करनी पड़ती है। उसके बाद आपके एवरेज रिटर्न जो रहेंगे वो 5.8%। अभी तक का जो डेटा हमारे पास है उससे यही पता चलता है कि 10 साल में 5.8% ईयरली आपको एवरेज ग्रोथ हाउसिंग प्राइस में दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे भी आपको ईयरली 5.8% की ही ग्रोथ मिल रही है, जो कि निफ्टी से कई कम यहाँ पे दिखाई देती है। और 30% तक तो अभी तक हम पहुँचे ही नहीं है। फिलहाल की बात करें तो कुछ यहाँ पे हम यहाँ पे अगर बात करें तो 3-4 या 5% के आसपास हमारी ग्रोथ होगी।
मतलब वही है एवरेज ग्रोथ के हिसाब से। तो इस तरीके से आप हाउसिंग मार्केट के भी रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कंपेयर हम करें तो निफ्टी से कम दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं हमारे एफडी के ऊपर। एफडी की बात करें, लॉन्ग टर्म, क्योंकि एफडी कुछ 1 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं देखी जाती है। एफडी आप करोगे तो थोड़ा मिनिमम 5 साल के या फिर 10 साल के लिए देखेंगे। और यहाँ पे इंडियन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं, जो कि 2008 के साथ से 2021 तक का डेटा है। 2008 में अगर आप देखोगे तो 7.5 या फिर 7.8 के आसपास आपको रिटर्न्स मिलते थे, जो कि 2008-9 में 9.5% तक गए थे। उसके बाद वो लो भी गए थे 5% के आसपास, 5.3 5.2 के आसपास गए थे। उसके बाद फिर से बढ़ गए 8-8.5% के पास। तो मैक्स यहाँ पे आपको रिटर्न जनरेट हुए हैं 9.5% के पास, और जो लो रिटर्न जनरेट हुए हैं वो 5% के आसपास। अगर आप एवरेज देखेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के अगर एवरेज देखेंगे तो लगभग वो भी 6% के या फिर 6.2% के आसपास ही आती है। मतलब कट टू कट इन्फ्लेशन। अगर आप एफडी में करते हो तो इन्फ्लेशन जितना है, आजकल तो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया है, 5.7 से ऊपर ही है, लेकिन उससे थोड़े से ज़्यादा रिटर्न आपको एफडी में मिल जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन 5.7 का है मान लेते हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे 6.2 एवरेज रिटर्न मिल रहे हैं, मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा एफडी में आपको रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। लेकिन हम एवरेज रिटर्न निफ्टी के देखेंगे तो वो 15 से 18% है, उससे तो कई कम यहाँ पे रिटर्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट एसेट डिसाइड कर रहे हैं या फिर कंसिडर कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा, तो आपको रिटर्न्स के बारे में, उसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस के बारे में भी सोचना होगा, और उस हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको करनी होगी। तो अब आते हैं 4 जो इन्वेस्टमेंट एसेट हमने बताया है उसके थोड़े से कंपैरिजन के ऊपर, क्योंकि कंपैरिजन भी करना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट केयर आपको ज़्यादा करनी चाहिए, वाई यू शुड केयर अबाउट द स्टॉक मार्केट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2009, 2012, 2017 और 2021 का डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है। निफ्टी के रिटर्न देख सकते हो आप 68%, गोल्ड के रिटर्न 22.67%, रियल एस्टेट 5.8%, एफडी 7.5%। ये एनुअलाइज रिटर्न है, परसेंटेज में है। 2012 में निफ्टी 27, गोल्ड 12, रियल एस्टेट 8 और एफडी 9.25। 2017 में फिर से निफ्टी 28.75, गोल्ड यहाँ पे 5.18, यहाँ पे 2.083% जो आप रियल एस्टेट की ग्रोथ की बात कर रहे हो, और 6.75 जो है वो एफडी में इंटरेस्टेड। 2021 की लेटेस्ट, 2021 लास्ट ईयर की बात करें तो निफ्टी 23 लगभग 80% रिटर्न, -4.28% रिटर्न गोल्ड, 5% ग्रोथ यहाँ पे हो गई है रियल एस्टेट की, और 7.05% एफडी में रिटर्न मिले हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी को अगर तीनों इन्वेस्टमेंट एसेट से कंपेयर करते हैं तो निफ्टी का ग्राफ हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इसीलिए जो हमारा पहला पॉइंट था स्टॉक मार्केट वाई यू शुड केयर, ये यहाँ पे हमें पता चलता है कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो किस तरीके से आपको रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लें, 2020 का एग्जांपल लेते हैं। 2020 में जो पेंडेमिक हुआ था तब बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक था वो 1600 रुपये तक नीचे आ गया था। सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं हम बजाज फाइनेंस का, 1600 रुपये तक स्टॉक नीचे आ गया था। आज की डेट में, अगर आज की डेट में हम बात करें तो बजाज फाइनेंस की जो प्राइस है वो लगभग 7000 के आसपास पहुंच गई है, 6800 या 6700, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं आज की क्लोजिंग क्या हुई है, लेकिन 6800 के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई है। मतलब सिर्फ 2 साल में 1600 से प्राइस हो गई है 6800। मतलब कितने गुना प्राइस यहाँ पे बढ़ गई है, लगभग 4 गुना से ज़्यादा भी प्राइस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकती है। मतलब 400% के रिटर्न यहाँ पे आपको जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टॉक मार्केट की ताकत है, इसीलिए आपको पूरी तरीके से सीख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसकी वजह से जो हमारा पहला पॉइंट है वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा थोड़ी सी नॉलेज होके आपको केयर करनी चाहिए और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट अब आता है स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमने जान लिया कि रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं भैया, एफडी से अच्छे रिटर्न जनरेट होते हैं या फिर रियल एस्टेट से अच्छे रिटर्न जनरेट होते हैं। दूसरी चीज़ रियल एस्टेट के बारे में बोलना भूल गया मैं कि रियल एस्टेट में आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं।
गोल्ड के लिए आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, रियल एस्टेट के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ते हैं। अगर आप 1 BHK भी लोगे अगर पुणे जैसे सिटी में, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो पुणे जैसे सिटी में अगर आप देखोगे तो आउटस्कर्ट में भी लोगे तो आपको 15-20 लाख रुपए रियल एस्टेट के लिए लगेंगे। गोल्ड अगर लोगे तो मिनिमम एक अगर आप क्या बोलते हैं उसको, 1 तोला या फिर 10 ग्राम लेना है तो भी 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे, 50 हज़ार रुपये लगेंगे। तो उससे कम में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ 500 रुपये की ज़रूरत है। अगर आप SIP करते हो 500 रुपये की तो इनडायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से ये काम करता है, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क और स्टॉक कैसे लिस्ट होता है, ये बेसिक हम थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज द प्लेस वेयर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर, 2 तरीके के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक होते हैं ट्रेडर जो डेली ट्रेड करते हैं और जो भी उनकी पोजीशन होती है वो एक दिन के लिए रखते हैं और ट्रेड खत्म कर देते हैं। सुबह लिया, दोपहर को बेच दिया, दोपहर को लिया, शाम को बेच दिया। तो ये जो ट्रेडर होते हैं इन्हें ट्रेडर बोला जाता है। ये इंट्राडे ट्रेडर भी होते हैं, थोड़े से स्विंग ट्रेडर होते हैं जो 10-15 दिन के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं या फिर एक दिन से ज़्यादा के लिए आपकी पोजीशन होल्ड करते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपना जो पैसा होता है किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके रख देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, ये तो एक तो होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आप थोड़े दिन के लिए या फिर थोड़े साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पैसे होल्ड करके रखते हो, कोई पोजीशन स्टॉक में लेके रखते हो या फिर उसकी डिलीवरी लेके छोड़ देते हो। स्टॉक की डिलीवरी कैसे लेती है ये भी बताऊंगा आगे। सो स्टॉक उसको लेके आप 1-2 साल के लिए छोड़ देते हो और 2 साल बाद अगर उसमें आपको अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं तो उसमें से आप निकल जाते हो या फिर उस स्टॉक को बेच देते हो। दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर एग्जांपल आप देखोगे तो वॉरेन बुफेट का एग्जांपल ले लो। वॉरेन बुफेट बहुत सालों से किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत सालों से आप देखोगे, या फिर इंडिया में आप देखोगे तो राकेश झुनझुनवाला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। टाइटन का शेयर उन्होंने जब लिया था उनके पास अभी तक स्टॉक है। जब टाइटन का शेयर लॉन्च हुआ था या फिर उसका IPO आया था, कंपनी लिस्ट हो गई थी, उसके बाद कुछ दिन बाद ही उन्होंने टाइटन का शेयर लिया था और वो अभी तक टाइटन का शेयर होल्ड करते हैं और उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। तो वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक मार्केट में 2 तरीके के लोग होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। उसके साथ साथ ट्रेडर भी होते हैं। ट्रेडर एक दिन के लिए ट्रेड करते हैं, उन्हें इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं। जो थोड़ा सा लंबा होल्ड करते हैं या फिर 2-3 दिन या 15 दिन के लिए ट्रेड करते हैं उन्हें स्विंग ट्रेडर कहते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर कहते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है? बेसिकली इन्वेस्टर और ट्रेडर जहां पे अपने शेयर्स जो है वो बाय और सेल कर सके। यहां पे क्या होता है कि बाइंग और सेलिंग होती है। अगर आप किसी दुकान में जाते हो तो आप क्या करते हो, कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, मान लो आपने दूध खरीदा, तो वो डेयरी वाला क्या कर रहा है, आपको वो दूध बेच रहा है और आप वो दूध खरीद रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप हो गए बायर और वो हो गया सेलर। उसी तरीके से अगर आपको किसी कंपनी के शेयर बाय करने हैं तो आप क्या करोगे, स्टॉक मार्केट में आओगे। स्टॉक मार्केट में आने के बाद क्या होगा, आपको उस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर कोई बेचने के लिए बैठा होगा तो वो आपको शेयर बेचेगा क्योंकि आप उससे वो शेयर खरीदना चाहते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पे TCS का एग्जांपल है, TCS के शेयर आपको बाय करने, तो आप क्या करोगे, एक ब्रोकर के पास जाओगे, बोलोगे कि मैं TCS के शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो वो कोई सेलर ढूंढेगा, तो आप वहाँ पे हो गए बायर, और सेलर जो होगा जिसके पास पहले से ही TCS के शेयर पड़े हुए हैं वो आपसे पैसे लेगा और आपको शेयर वहाँ पे दे देगा। तो स्टॉक मार्केट इज द प्लेस वेयर इन्वेस्टर और ट्रेडर बाय एंड सेल देयर शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। अब ये शेयर, बॉन्ड और डेरिवेटिव क्या चीज़ है भैया, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो शेयर मार्केट, अब ये शेयर और बॉन्ड क्या चीज़ होती है। पहले तो शेयर से पता चल गया कि कंपनी के शेयर होते हैं जो लिस्ट होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ये बॉन्ड क्या चीज़ है। अगर गवर्नमेंट या फिर कोई कंपनी लोन उठाना चाहती है या फिर पैसे रेज करना चाहती है तो वो 2 तरीके से रेज करती है, या तो वो बैंक से लोन लेती है या अपने स्टॉक मार्केट में शेयर बेच देती है और उससे पैसे रेज करती है, या फिर जो उनके पास बॉन्ड्स रहते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रहते हैं, उसको वो गिरवी रखते हैं और उसके बदले जो है पैसे उठा लेते हैं। तो उस बॉन्ड के ऊपर गवर्नमेंट या फिर कोई भी कंपनी होगी वो हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करेगी।
तो उनको वो जो भी पैसे उठाते हैं, जिनसे भी पैसे उठाते हैं, उनको इंटरेस्ट दे देती है, तो उनको इंटरेस्ट मिलता रहता है और इनको एक साथ फंड मिलता रहता है ताकि वो आगे के उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। तो वो बॉन्ड मार्केट में होता है, शेयर के जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। और उसके बाद आता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, उसके लिए थोड़ा सा अलग दूसरा वीडियो बनाएंगे पूरा डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। फिलहाल हम बेसिक से जानते हैं क्योंकि ये बॉन्ड और डेरिवेटिव्स थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, तो आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा जो है बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट हमने पता किया है कि जहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर जो होते हैं अपने शेयर जो होते हैं बाय या सेल करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट बोला जाता है, या फिर वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है स्टॉक बाय और सेल करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग अवेलेबल है या फिर इन्वॉल्व है, तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, शेयर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके लिए कोई रेगुलेटर तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आ गया कॉफ़ी शॉप में मीटिंग कर ली कि भाई मेरे को शेयर दे दे, मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कोई रेगुलेटर होगा, तो वो रेगुलेटर होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी क्या करता है, ये सारी जो एक्टिविटी है बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी है, इसके ऊपर नज़र रखता है, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करता है। कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है, कोई घपला तो नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से भी ये होते हुए भी कुछ ना कुछ तो घपले होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, घपले तो होते ही रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा अलग बात करेंगे। लेकिन बेसिकली सेबी क्या करता है कि रेगुलेट करता है कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क होना चाहिए, पूरा ये जो यूनिवर्स बनाया है स्टॉक मार्केट का, ये किस तरीके से स्मूथली वर्कआउट हो जाए, इसके ऊपर सेबी ध्यान रखता है। मतलब एक अंकुश लगाने का काम सेबी करता है कि आप इससे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ लिमिट लगाना, स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉक के ऊपर लिमिट लगाना, ये सारी चीज़ें सेबी की तरफ से होती है और उस हिसाब से सेबी सारी चीज़ें रेगुलेट करता है। अब स्टॉक मार्केट है, जैसे मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम शेयर बाय और सेल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। अब ये एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज मतलब जहाँ पे स्टॉक लिस्ट होता है और वहाँ से आप स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। अब ये एक्सचेंजेस इंडिया में जो दो मेन एक्सचेंज है वो है एनईसी और बीएसई। एनईसी होता है नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज, जिसका जो इंडाइसेस है, जिसका मेन इंडाइसेस निफ्टी 50 है, जिसे हम निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। और बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, जो बीएसई 30 जिसमें 30 स्टॉक होते हैं उसका एक इंडेक्स बनाया है, जो मेन इंडेक्स है बीएसई का। अब सबसे पुराना अगर कहोगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है। आपने अगर सीरीज़ देखी होगी स्कैम 1992 तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, हर्षद मेहता के टाइम पे सिर्फ बीएसई हुआ करता था। एनईसी 1994 में आया, 94 में उसकी जो है ट्रेडिंग शुरू हो गई। बीएसई बहुत पहले से था। तो बीएसई में पहले ट्रेडिंग कैसे होती थी कि आपको रिंग में जाना होता था और सर्टिफिकेट के साथ, मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे फिजिकली स्टॉक बाय और सेल करते थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, अब आपको मोबाइल के ऊपर भी स्टॉक बाय सेल कर सकते हैं आप, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई है। तो एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज के ज़रिए आप जो है आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जो बाइंग और सेलिंग होती है वो एक्सचेंज की मदद से होती है। उसके ऊपर रेगुलेटर कौन होता है? सेबी होता है। तो ये बेसिक हो गया स्टॉक का। अब स्टॉक किस तरीके से वर्कआउट होता है, किस तरीके से स्टॉक लिस्ट होता है, मार्केट में किस तरीके से आता है। कोई भी कंपनी, अगर नई कंपनी आपको शुरू करनी है, मान लो आपने कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू कर दी, तो सबसे पहले उसे आना होता है प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि कंपनी वो रजिस्टर हो गई है। कंपनी रजिस्टर होने के बाद उसके कुछ वैल्यूएशन आ जाएगी, वैल्यूएशन आने के बाद उसकी एक प्राइस निकलेगी और वो प्राइमरी मार्केट में कंपनी आ गई है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट अलग अलग चीज़ है। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे स्टॉक लिस्ट नहीं होता है, लेकिन आपके जो पार्टनर्स है, जैसे कि आपने कोई कंपनी शुरू कर दी और आपके दो पार्टनर्स है, तो उनके बीच में शेयर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मान लीजिएगा आप 50% के मालिक है और जो दो पार्टनर है वो 25% के मालिक है। तो मान लीजिएगा कि आपने 1 लाख शेयर जो है यहाँ पे अनाउंस कर दिए आपके कंपनी के, तो आपके पास 50,000 शेयर रह जाएंगे, मतलब आपके पास 50% की पार्टनरशिप है कंपनी की।
दूसरे जो दो पार्टनर हैं उनके पास 25,000 शेयर है और दूसरे के पास 25,000 शेयर है, मतलब वो क्या है, 25-25% कंपनी के पार्टनर हैं। तो ये प्राइमरी मार्केट में सारी चीज़ें चल रही है, आप मालिक है, आपके दो पार्टनर है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, आपकी कंपनी की एक वैल्यूएशन है, उस हिसाब से आप ग्रोथ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें प्राइमरी मार्केट में है। लेकिन अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है और भी ज़्यादा बिजनेस बड़ा करना होता है, तब आप क्या करते हो कि मार्केट से पैसा रेज करते हो। सबसे पहले जब आप कंपनी शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, खुद की जो सेविंग्स है उसके हिसाब से जो कंपनी शुरू करते हो, या फिर किसी फ्रेंड से आप पैसे लेते हो, या फिर रिलेटिव से आप पैसे फंड रेज करते हो और वो कंपनी शुरू करते हो। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप एंजल इन्वेस्टर से, मतलब एंजल इन्वेस्टर जो रहते हैं उनसे पैसे रेज करते हो कि भाई मुझे थोड़ा सा एक्सपांशन करना है, आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, उसके बदले में आपको शेयर्स दे दूंगा, जो भी है आप 1% इक्विटी। आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर जो 4 लोग बैठे थे, जो शार्क्स दिखाए हैं, वो एंजल इन्वेस्टर है। वो क्या करेंगे कि मान लीजिएगा मैं जाता हूं और मैं उनको बोलता हूं कि मुझे 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और उसके बदले में 2% की इक्विटी या फिर 3% की इक्विटी मैं आपको दे दूंगा। वो इक्विटी जो होती है वो शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो उनको मिल जाते हैं, उसके बदले वो उसको पैसे देते हैं और वो एक्सपांशन करता है, जो भी ग्रोथ होगा उसका 3% का इसको जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट होता है जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है वो बैंक लोन। अगर आप बैंक के पास जाओगे, बोलोगे कि मुझे एक्सपांशन करना है, मुझे लोन दो, मुझे एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ढूंढनी है, तो लोन के जरिए आप पैसे रेज करते हो। लेकिन फिर भी आपको पैसा कम पड़ रहा है, आपको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तब आप क्या करते हो, आप आईपीओ लेके आते हो। आईपीओ से आपका जो पैसा होता है वो रेज करते हो और वो स्टॉक मार्केट में पब्लिक को जो शेयर्स है, जो आप एंजल इन्वेस्टर को शेयर दे रहे थे, वो आप पब्लिक को बेच देते हो। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ पे कंपनी लिस्ट करते हो, आप रजिस्टर करते हो स्टॉक मार्केट में और उसका आईपीओ लेके आते हो। अभी लेटेस्ट आप देख रहे हो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। एलआईसी से गवर्नमेंट पैसे जुटाने वाली है, लगभग 65,000 करोड़ के आसपास पैसे जुटाने वाली है। तो उसने क्या किया, प्राइमरी मार्केट में एलआईसी चल रही थी, बहुत सालों से कंपनी चल रही है, प्रॉफिट हो रहा है, सबको पता चल रहा है। लेकिन अब क्या कर रही है, कंपनी लिस्ट होने जाने वाली है। एनईसी या फिर बीएसई पे कंपनी लिस्ट हो जाएगी, या दोनों जगह पे कंपनी लिस्ट हो जाएगी। तो उसके लिए डीआरएचपी फाइल कर दिया है, उसका कंपनी का वैल्यूएशन निकलेगा, शेयर की प्राइस डिसाइड होगी, उसके बाद वो क्या होगा, आईपीओ इशू हो जाएगा। तो तीसरी स्टेप क्या है, यहाँ पे आईपीओ इशू हो जाएगा। आईपीओ इशू हो जाएगा मतलब जो नॉर्मल पीपल है, हमारे जैसे लोग हैं, उनके लिए वो शेयर खरीदने का मौका मिल जाएगा। तो आप आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो भी प्राइस होगी। आईआरसीटीसी का जब आईपीओ आया था तो 315 रुपये की प्राइस थी, तो लोगों ने 315 रुपये में लॉट उठा लिए थे। और आज देख रहे हो आप आईआरसीटीसी की जो प्राइस है वो स्प्लिट होने से पहले 6,000 तक टच करके आई। तो जिन्होंने 315 में लिया था उनको तो फ़ायदा निकल गया, और जिन्होंने 315 में अभी भी लेके बैठे, वो भी अगर स्टॉक देखोगे तो 780 के आसपास चल रहा है, उनको भी फ़ायदा चल रहा है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अगर कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो वो आईपीओ लेके आती है। अब स्टॉक मार्केट में आईपीओ आने के टाइम पे क्या होता है, जो भी कंपनी होती है प्राइमरी, वो अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को बेच देती है। तो यहाँ पे पब्लिक को क्या मिलता है, उस कंपनी का थोड़ा बहुत हिस्सा मिलता है। मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीदे हैं टीसीएस के, तो आप यहाँ पे 100 शेयर के मतलब कंपनी के मालिक बन गए हो कुछ तरीके से, कुछ परसेंट। 100 ही शेयर है आपके पास, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कंपनी के पार्टनर कहलाते हो। तो ये जो शेयर्स की बात होती है, जो शेयर्स होता है वो कंपनी का एक पार्ट होता है। जैसे मैंने बात की शेयर्स जो इक्विटी के लिए काम करते हैं, तो ये भी इक्विटी का ही पार्ट है। मान लो कंपनी के पास 1 लाख शेयर है और आपने 1% उसमें से 1000 शेयर ले लिए, या फिर 1% आपने 1000 शेयर ले लिए। मान लीजिएगा टीसीएस के 1 लाख शेयर ही मार्केट में अवेलेबल है एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें से आपने 1000 शेयर ले लिए, तो आप कंपनी के 1% के मालिक हो गए। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि शेयर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई शेयर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, तो शेयर में हम कैसे मालिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मालिक हो जाते हो, क्योंकि आपको वो इक्विटी मिल रही है, 1% की इक्विटी। तो अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो 1% आपको भी वहाँ पे शेयर के जरिए मिलता जाएगा।
अगर TCS का शेयर का प्राइस अब 3700 रुपये है और आपके 1000 शेयर है और प्राइस 3800 रुपये हो जाती है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 1000 शेयर है, 1% की इक्विटी आपके पास है। तो इस तरीके से आपको शेयर्स मिलते हैं और आपको वहाँ पे जो होता है, अगर आप IPO में इशू में अप्लाई करते हो तो शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो शेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पब्लिक में और कंपनी को मिलता है पब्लिक ने दिया हुआ पैसा। अब मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो 15,000 की इन्वेस्टमेंट रहती है IPO को अगर अप्लाई करना है, और मैक्सिमम आप रिटेल इन्वेस्टर अगर हो, जैसे कि हम हैं छोटे इन्वेस्टर, उनको मैक्सिमम 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के चांस होते हैं। तो आप 2 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करते हो तो रिटेलर का कोटा आपका 2 लाख का होता है, मैक्सिमम आप उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हम जो ये पैसे देते हैं वो कंपनी को मिलते हैं, उसके बदले हमें मिलते हैं शेयर्स। लेकिन IPO में हर किसी को अप्लाई किए गए शेयर्स मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। वो एक एल्गोरिदम अलग से होता है, वो अलॉटमेंट जिस तरीके से होती है उस तरीके से ही आपको शेयर्स वहाँ पे मिल जाते हैं और इस हिसाब से आपको काम करना होता है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। कंपनी तो ऑलरेडी लिस्ट है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। जैसे कि हमने IRCTC का देखा था, 315 पे आया था, 600 रुपये पे ओपन हो गया था, तो मार्केट में एक ही दिन में लोगों के पैसे डबल हो गए थे। तो जैसे ही ये सेकेंडरी मार्केट, उससे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट है, और प्राइमरी मार्केट में जैसे पहले कंपनी हुआ करती थी वो प्राइमरी मार्केट है, जिसे हम डिब्बा बाजार भी कहते हैं, कुछ लोग डिब्बा बाजार भी उसे कहते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट कहा जाता है और वहां पे स्टॉक की ट्रेडिंग होती है। वहां पे भी आप स्टॉक डायरेक्टली बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो आपको अगर प्राइमरी मार्केट में खरीदना है तो आपको IPO के लिए वेट करना होगा, और अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट के पास जा सकते हो और कह सकते हो कि मुझे आपकी कंपनी में स्टेक खरीदना है, और वहाँ से आप डायरेक्टली स्टेक खरीद सकते हो। तो वहाँ पे जो आपको मिलेगा वो प्राइमरी मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से मिलेगा। और अगर उसके बाद मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक ट्रेड होता है या फिर लिस्ट होता है, और अगर डिमांड उसकी बढ़ जाती है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा प्राइस मिल जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो सारा खेल है वो डिमांड और सप्लाई का खेल है। डिमांड ज़्यादा रहेगी तो आपकी प्राइस ज़्यादा रहेगी, सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो आपकी प्राइस भी कम हो जाएगी, डिमांड कम रहेगी तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में जो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है, तो वो आपको जानना होता है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक आने के बाद हम किस तरीके से खरीद सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले NEC और BSE पे क्या होते हैं, स्टॉक जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हुए वो लिस्ट हो जाते हैं। NEC और BSE ये एक्सचेंजेस है, इसके ऊपर कंपनी के प्राइस जो स्टॉक होते हैं वो लिस्ट हो जाते हैं, वो स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। अब दूसरी चीज़ जो होती है, एक साइड पे है बायर और एक साइड पे है सेलर। अगर कोई IPO किसी को लग गया है, मान लीजिएगा ये सेलर है, इसको IPO लग गया है, इसको शेयर अलॉट हो गए हैं IPO के टाइम पे, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मुझे शेयर बेचने हैं। अब बेचने किसे, अगर कोई खरीदने को तैयार होगा तो ही वो बेच पाएगा, तो वो ब्रोकर को कांटेक्ट करता है। तो आप NEC और बायर और सेलर के बीच का जो मेन दुआ होता है वो होता है ब्रोकर। NEC में या फिर BSE में हर बहुत सारे ब्रोकर हैं जो आपको शेयर का जो है बाइंग और सेलिंग करवाते हैं। ये ब्रोकर आपके डिस्काउंट ब्रोकर भी हो सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, कोटक महिंद्रा कोटक का है, या फिर ICICI का है। हर किस्म के यहाँ पे ब्रोकर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सेलर क्या कहेगा, ब्रोकर के पास जाएगा, और ब्रोकर के पास जाने के बाद क्या करेगा, उसको बोलेगा कि मेरे पास शेयर है, मुझे इससे बेचने हैं। तो ब्रोकर क्या करेगा, अपने पास वो शेयर रखेगा, और दूसरा जो ब्रोकर रहेगा वो क्या करेगा, बायर से आएगा और कहेगा कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर, यहाँ पे हम लेते हैं TCS का एग्जांपल, TCS के शेयर खरीदने हैं। तो बायर बोलेगा इससे कि मुझे TCS के शेयर खरीदने हैं, तो वो NEC के पास जाएगा, NEC के ऊपर TCS के शेयर होंगे, उसको वहाँ से खरीदेगा और बायर को दे देगा, उससे पैसे ले लेगा। तो ऐसे क्या होगा, बायर को TCS के शेयर्स मिल जाएंगे। दूसरा एक है जो सेलर, उसके पास TCS के पहले से ही शेयर है, तो वो क्या करेगा, ब्रोकर को बोलेगा कि भाई मुझे बेचना है, तो ब्रोकर क्या करेगा, NEC के ऊपर वो डील उनकी जो है वो कर देगा और उससे पैसे
आपको मिल जाएंगे, आपके शेयर बिक जाएंगे, आपको उससे पैसे हैं जो मिल जाएंगे। अब ब्रोकर क्या करेगा, इसके लिए कुछ चार्जेस आपसे लेगा, तो इससे कहते हैं ब्रोकरेज के चार्जेस। तो आपको हर बार अगर कोई स्टॉक बेचना है या फिर अगर कोई स्टॉक खरीदना है, जो नए लोग हैं वो डायरेक्टली खरीदेंगे क्योंकि उनके पास कोई स्टॉक नहीं होंगे, तो उनके लिए ब्रोकर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रोकर नहीं होगा तो आप स्टॉक है वो खरीद नहीं सकते या फिर बेच भी नहीं सकते, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है ब्रोकर के ज़रिए। उसके बाद ब्रोकर जो होता है वो NSE का एक मेंबर होता है, उसके पास सर्टिफिकेट होता है ब्रोकर का या फिर ब्रोकर का सर्टिफिकेट होता है, वो NSE में ट्रेड डायरेक्टली कर सकता है, तो उसको कुछ थोड़े से रिलीफ मिल जाती है या फिर थोड़े से बेनिफिट मिल जाते हैं। तो जो ये डील होती है बाइंग और सेलिंग की, इसके लिए ब्रोकर हमसे क्या करता है, चार्ज करता है, उसे हम कहते हैं ब्रोकरेज चार्जेस। अब दो तरीके के ब्रोकर होते हैं, एक होते हैं प्रीमियम ब्रोकर और एक दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर जो होते हैं वो बहुत कम चार्ज लेते हैं और आपकी जो है बाइंग सेलिंग करवाते हैं, इसके लिए ज़्यादा चार्ज नहीं लेते और आपको ये ज़्यादा कोई फैसिलिटी भी नहीं देते हैं, कोई आपको टिप्स या फिर कोई न्यूज़ ऐसी नहीं बताएंगे या फिर स्टॉक बायर रिकमेंडेशन या फिर सेल रिकमेंडेशन भी नहीं करेंगे। एनालिसिस के बारे में भी ये नहीं सोचते हैं क्योंकि इनको सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए देना है और उसके चार्जेस उसको लेने हैं, तो ये डिस्काउंट ब्रोकर करता है। प्रीमियम ब्रोकर क्या करता है, पोर्टफोलियो में हैंडल करता है, अपने कस्टमर के लिए एनालिसिस भी करता है, उनको बताता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है। तो दो तरीके के ब्रोकर यहाँ पे मिलते हैं आपको देखने के लिए, एक प्रीमियम और एक डिस्काउंट। ज़्यादातर लोग आजकल डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाते हैं क्योंकि वो खुद थोड़ा सा एनालिसिस करना सीख जाते हैं और खुद से एनालिसिस करके स्टॉक में बाइंग कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से जो होता है फंड का फ्लो होता है। अब फंड का फ्लो कैसे होगा, सबसे पहले तो या तो इस तरीके से ब्रोकर और बायर के बीच में फंड का फ्लो हो जाएगा और या फिर ब्रोकर या सेलर के बीच में फंड का फ्लो हो जाएगा। तो जो भी सेलर सेल करता है वो पहले स्टॉक या फिर जो स्टॉक होंगे वो ब्रोकर के पास आएंगे, उसके बाद NSE, उसके बाद दूसरा ब्रोकर, उसके बाद बायर। फंड का भी इस तरीके से, शेयर का भी ये फंड का फ्लो होता है। शेयर का भी फ्लो इस तरीके से होगा, सेलर क्या करेगा, ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर NSE के पास जाएगा, ये ब्रोकर NSE के पास जाएगा और ये बायर ब्रोकर से ये स्टॉक खरीद लेगा। तो शेयर का फ्लो भी इस तरीके से ही दोनों साइड में आपको दिखाई देता है, फंड का फ्लो भी आपको इस दोनों के साइड में ही चला देता है, दिखाई देता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे तीन लोग हो गए। सबसे पहले तो बायर, उसके बाद ब्रोकर, उसके बाद सेलर और NSE BSE, चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। NSE BSE क्यों, क्योंकि ये एक्सचेंज है, यहाँ पे कंपनी के शेयर जो है वो लिस्ट हो गए हैं। लिस्ट हो गए हुए शेयर जो है वो ब्रोकर के पास आते हैं, ब्रोकर आपको सेलिंग या फिर बाइंग के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देता है, वहाँ से आप वो बाय या फिर सेल कर सकते हो। तो फंड का फ्लो भी इसी तरीके से होगा और शेयर का फ्लो भी इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली मार्केट में जो वर्क होता है वो इन चार इंपॉर्टेंट पार्ट के हिसाब से ही होता है और डिमांड और सप्लाई तो अलग से ही है, वो तो इंपॉर्टेंट है। जिस स्टॉक की डिमांड ज़्यादा होगी वो स्टॉक अपने आप में ही ज़्यादा प्राइस में बिकेगा, लोग उसको ज़्यादा प्राइस में खरीदने की कोशिश करेंगे, तो सेलर को यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा पैसे में वो बेच पाएगा, या फिर बायर को उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दे के बाय करना होगा। अगर कोई स्टॉक होगा जैसे कि येस बैंक है तो गिर ही रहा है, उसमें डिमांड ही नहीं है, इसकी वजह से प्राइस कम हो रही है, तो वहाँ पे सेलर को क्या करना होगा कि कम प्राइस पे बेचना होगा। से बाइंग और सेलिंग या फिर डिमांड और जो सप्लाई की बात होती है वो इस तरीके से होती है कि एक बिल्डर है जिसके पास 100 फ्लैट है लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 4 लोग हैं, मतलब उसके पास सप्लाई है लेकिन डिमांड नहीं है, लोगों की डिमांड कम है। या फिर कोई बिल्डर है जिसके पास 5 फ्लैट है और खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो वो 100 लोग क्या करेंगे, उनको खरीदना ही है, डिमांड बढ़ गई है तो ज़्यादा पैसे देके खरीदेंगे, और जो 100 फ्लैट है उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है तो वो पैसे गिरा के मांगेंगे। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट इसी तरीके से आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं हाउ डू वी पार्टिसिपेट। जैसे कि मैंने डिस्काउंट ब्रोकर और प्रीमियम ब्रोकर के बारे में बताया, तो हाउ डू वी पार्टिसिपेट, इसके 2 तरीके हैं। एक, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। विदाउट लर्निंग कोई भी स्टॉक मार्केट में ना उतरे, पैसे डूब जाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पैसे डूब गए, आपको भी सोचना होगा कि भाई सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मैं एक रात में डालूंगा पैसे और दूसरे दिन मेरे डबल हो जाएंगे, सीखना पड़ेगा मार्केट।
अब पार्टिसिपेट करने के लिए जैसे मैंने कहा कि ब्रोकर के बीच आपको ब्रोकर फर्म आपकी मदद करते हैं, जो भी बाइंग और सेलिंग करते हैं उसके लिए आपको ब्रोकर की ज़रूरत होती है। अब ये डिस्काउंट ब्रोकर कौन से हैं? या तो आप ज़ीरोधा यूज़ कर सकते हो, या तो आप अपस्टॉक यूज़ कर सकते हो, पेटीएम मनी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी और बहुत कुछ है, तो आप वहाँ से जाके आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो भी लेटेस्ट बेनिफिट होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट ज़रूरी है। डीमेट अकाउंट के ज़रिए ही आप स्टॉक बाय या फिर सेल कर सकते हो और उसमें आप जो है ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया। डायरेक्ट तरीका किन के लिए है? जो लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा सीखे हैं, जिन्होंने कोई कोर्स किया है, यूट्यूब से सीखे हैं और उसके बाद खुद एनालिसिस करके स्टॉक खरीद सकते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि इंट्राडे ट्रेडर करते हैं। तो उनके लिए डायरेक्ट तरीका है, आप ये ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट खोल दीजिएगा, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, वो आपके बैंक के साथ लिंक होगा और बैंक में आप पैसे ट्रांसफर करोगे डीमेट अकाउंट पे, वहाँ पे आप शेयर बाय सेल करोगे तो डीमेट अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, वहाँ से विड्रॉल करके आपके बैंक में आ जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है। अगर आप सीखते हो, आपको पता है, मार्केट के बारे में नॉलेज है, तो आप ये डायरेक्ट तरीका यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है इनडायरेक्ट। जो लोगों को मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मार्केट के बारे में पता नहीं है लेकिन उनकी इच्छा होती है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन उनके लिए वक्त नहीं होता। जॉब करते हैं, इंपॉर्टेंट है उनके लिए जॉब भी, तो फिर भी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड, बहुत सारी स्कीम म्यूचुअल फंड की अवेलेबल है। आप म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट का होना भी ज़रूरी नहीं है। आप विदाउट डीमैट अकाउंट, जो ये ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना होता है उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं, तो उसकी भी आपको म्यूचुअल फंड के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली किसी भी म्यूचुअल फंड को, आपके लॉगिन आईडी आपको अगर बनानी है तो आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो और उसमें म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोल सकते हो। और पैन कार्ड आपको सिर्फ लिंक करना होता है और आप म्यूचुअल फंड के डिफरेंट जो स्कीम होते हैं उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। वहाँ पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसे हम डायरेक्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं म्यूचुअल फंड में, या फिर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हो, जिसमें आप मंथली कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि इनडायरेक्टली जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं? म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड के पास कोई जादू तो है नहीं कि पैसे रिटर्न करके देंगे, अच्छे रिटर्न कमा के देंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के पास एक फंड मैनेजर होता है। एफएम मतलब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे फंड मैनेजर होता है और उसकी टीम होती है। वो क्या करते हैं? एक म्यूचुअल फंड स्कीम लेके आते हैं। उसमें जो टीम रहती है वो स्टॉक मार्केट का पूरा एनालिसिस करती है कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से स्टॉक बेचने चाहिए। तो वो एक पोर्टफोलियो तैयार करती है अलग अलग स्टॉक का। तो हम क्या करते हैं? वो पोर्टफोलियो में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो फंड मैनेजर अपने पैसे, हमारे जो पैसे होता है इन स्टॉक में थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़े थोड़े उसके शेयर लेता रहता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी कर सकते हो। आप ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। ईटीएफ का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इंडेक्स फंड के बारे में भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देख सकते हो। लेकिन ईटीएफ और इंडेक्स फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। अगर आपको स्टॉक के बारे में नहीं पता है, सिर्फ आपको इंडेक्स के बारे में पता है, जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, या फिर बीएसई सेंसेक्स एक इंडेक्स है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो आप इंडेक्स फंड में या फिर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और वो भी एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या होता है कि डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। लेकिन डीमैट अकाउंट अगर नहीं निकालना है तो एसआईपी या फिर वन टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जिससे आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपका जो है इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स वहाँ से कमा सकते हो। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ बिग प्लेयर्स। जैसे कि मार्केट चलता किसकी वजह से? लिक्विडिटी की वजह से। पैसा अगर होगा तो ही मार्केट यहाँ पे रन करेगा, अगर पैसा नहीं होगा तो मार्केट रन ही नहीं करेगा। आप देख रहे हो, अगर कोई चीज़ आपको चलानी है तो पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा अगर नहीं होगा तो पैसे चलेगी कैसे? जैसे कि आपको इकोनॉमी ग्रो करनी है तो पैसा डालना होगा, पेट्रोल खरीदने के लिए भी पैसा देने पड़ते हैं, तो पैसे के हिसाब से चलता है सब। तो मार्केट भी, शेयर की बाइंग और सेलिंग होती है, वो किससे होती है? शेयर आपको जो मिलते हैं वो पैसे से ही मिलते हैं। तो लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टॉक मार्केट में जो तीन सबसे प्लेयर होते हैं बड़े,
तीसरी महाशक्ति भी आजकल बड़ी ही मानी जाती है। जो मार्केट रन करता है, जो लिक्विडिटी आती है, वो तीन ही किस्म के लोगों से आती है या फिर तीन पार्ट से आती है। सबसे पहले तो है FIIs। अब FIIs कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो फॉरेन के लोग हैं जो हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल होता है। आपने अगर न्यूज़ देखी होगी या फिर न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि FIIs ने आज 2000 करोड़ की बाइंग की, FIIs ने आज 4000 करोड़ की सेलिंग की। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडियन मार्केट में कैश में हो, FNO में हो या फिर और कोई स्टॉक्स में हो, तो वो बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं। तो इसकी वजह से अगर FIIs ने बहुत ज़्यादा माल खरीद दिया, मान लीजिएगा 5000 करोड़ की एक दिन में बाइंग कर ली, तो स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि वो लोग बाइंग करते जा रहे हैं। तो आपको निफ्टी या फिर सेंसेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर न्यूज़ आती है कि FIIs ने 5000 करोड़ की सेलिंग की, तो मार्केट डाउन हो गया। इसकी वजह क्या है कि वो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, वो लोग अपने शेयर्स बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट डाउन हो गया है। तो FIIs बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट ऊपर जाने में या फिर मार्केट नीचे लाने में। तो ये पहला पार्ट है FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दूसरे जो होते हैं वो DIIs। अब DIIs क्या होते हैं? वो होते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब जैसे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, कोई फंड मैनेजिंग कंपनी होगी, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, वैसे ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। यहाँ इसमें आप म्यूचुअल फंड को भी गिन सकते हो। कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, हमारी है HDFC म्यूचुअल फंड है या फिर ICICI म्यूचुअल फंड है, SBI म्यूचुअल फंड है, LIC एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। इनके पास बहुत सारा फंड रहता है, वो मार्केट को मूव करने की ताकत रखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने ज़्यादा माल बेच दिया तो मार्केट गिर जाता है धड़ाम से, या फिर खरीद लिया तो मार्केट धड़ाम से ऊपर चला जाता है। तो ये दो प्लेयर्स होते हैं जो बिग प्लेयर कहलाते हैं। इसीलिए पार्ट ऑफ बिग प्लेयर का आगे भी बात करेंगे, जो उनके अमाउंट ऑफ मनी है जो इन्वेस्टमेंट या फिर बाइंग और सेलिंग की है, उसका भी चार्ट थोड़ा सा हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फॉरेन इन्वेस्टर या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर, FIIs और DIIs जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी बाइंग और सेलिंग के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। मार्केट की जो एक्टिविटी है, अप जाना डाउन जाना, ये इनके ऊपर भी डिपेंड थोड़ा सा हो सकता है। उसके बाद आते हैं रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि हम लोग जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रेडिंग नहीं करते या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो होते हैं रिटेल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टमेंट। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अगर 2020 के पहले की बात करें तो लगभग 2 करोड़ अकाउंट थे जो डीमैट अकाउंट ओपन हो गए थे, जो 2 करोड़ लोगों ने अकाउंट ओपन किए थे। लेकिन 2020 के बाद का अगर हम आंकड़ा देखेंगे डीमैट अकाउंट ओपनिंग का, वो 4 करोड़ से ज़्यादा निकल गया है। मतलब 2 करोड़ लोग या उससे भी ज़्यादा लोग आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या फिर उन्होंने अकाउंट खोल के कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की है। अब ये 2 करोड़ तो फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो नहीं सकते, ये हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं। तो इनके आने से क्या हो गया है, FIIs और DIIs जो सेलिंग करते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने सपोर्ट देने का कोशिश किया है। अगर मान लीजिएगा FIIs की डेटा हम अगर आगे देखेंगे, अगर FIIs एक महीने में 10,000 करोड़ की सेलिंग करते हैं तो मार्केट कितना गिरना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपना माल निकाल दिया है। तो रिटेल ट्रेडर इस वक्त क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं और बाइंग करके थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिटेल, इसीलिए मैंने कहा था कि तीसरी महाशक्ति। तो ये जो रिटेल ट्रेडर है, जो हम जैसे लोग हैं, आप और हम जैसे लोग, ये रिटेल ट्रेडर ही तीसरी महाशक्ति का आज काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्कआउट हो रही है। तो ये हमें बिग प्लेयर में हम अब काउंट होने लगे हैं, क्योंकि हम भी मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पे प्रूव हो गया है। क्योंकि 10-20 हज़ार करोड़ की अगर कोई FIIs या फिर DIIs मिलके एक महीने में सेलिंग करती है तो फिर उसके वजह से भी मार्केट नीचे नहीं आता है। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि रिटेल ट्रेडर्स भी खरीदना अब शुरू कर दिए हैं और वो भी मार्केट को सपोर्ट देना अब शुरू कर दिए हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं इनका डेटा। FIIs और DIIs का जो डेटा है वो अगर आप देखोगे तो इन्हें मैं बिग प्लेयर क्यों कह रहा हूँ, इनका पार्ट कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी आपको पता चलेगा। तो अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो ये FIIs की फिगर है करोड़ में और ये DIIs की फिगर है करोड़ में। सितंबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक का डेटा हमने यहाँ पे देखा है।
ग्रॉस बाय कितना किया है, ग्रॉस सेल कितना किया है और नेट बाय सेल कितना किया है, ये सारी अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे सिर्फ नेट के ऊपर, नेट बाय सेल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सितंबर की बात करेंगे अब हम, तो यहाँ पे 913 करोड़ रुपए की जो नेट बाइंग है एफआईआईज ने की थी। उसके बाद 25,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की थी, 39,000 करोड़ की सेलिंग नवंबर में, 35,000 करोड़ की सेलिंग दिसंबर में, जनवरी में 41,000, 45,000 फरवरी में और 43,000 मार्च में। अगर ये लोग, अगर ये आप एडिंग कर दे थोड़ा सा, जो अक्टूबर से एफआईआईज नेट सेल ही कर रहे हैं, तो इसके बाद तो मार्केट पूरा डाउन होना चाहिए था, पूरा 7,000 पे आना चाहिए था। फिर भी मार्केट आज हमारा 17,800 के आसपास टिका हुआ है। इसकी वजह है, एक तो डीआईएस हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और दूसरे है रिटेल, क्योंकि ये बेच रहे हैं। अगर ये बेच रहे हैं तो कोई ना कोई तो खरीद रहा है, तो इनकी ताकत लगा के अगर रिटेलर या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीदते हैं तो मार्केट स्टेबल रहता है। इसलिए बायर्स अगर कोई होगा तो उसके लिए सेलर होना ज़रूरी है, और अगर कोई सेलर है तो उसके लिए बायर भी होना ज़रूरी है। अगर एक पार्ट यहाँ पे निकाल दो तो ये सेलर बेचेगा किसको, या फिर अगर सेलर को निकाल देते हैं तो बाय किससे करेगा। तो ये दोनों चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआईएस की अगर हम फिगर की बात करें तो 5,000 करोड़ की सितंबर में नेट बाइंग की थी, 4,000 करोड़ की अक्टूबर में, 30,000 करोड़ की नवंबर में, 31,000 करोड़, 21,000, 42,000 और 39,000। हालांकि नेट सेल के हिसाब से ये इनकी बाइंग जो है थोड़ी सी कम है, इसकी वजह से मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही है। क्योंकि आप कहेंगे कि ये 43,000 का बेचा है तो 39,000 का खरीदा है, तो बीच का डिफरेंस कहाँ गया। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट डाउन होता है, और रिटेल ट्रेडर्स की यहाँ पे हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलती है कभी। जो भी रिटेल ट्रेडर है उनकी एग्जैक्ट फिगर नहीं कैलकुलेट होके आती है, क्योंकि हर एक की बाइंग और सेलिंग कैलकुलेट करके यहाँ पे लेना सेबी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसकी वजह से एफआईआईज की नेट बाइंग और सेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी हर रोज़। अगर आप एनईसी की वेबसाइट पे जाओगे और भाव कॉपी देखोगे तो आपको हर रोज़ 6:30 बजे के बाद भाव कॉपी आती है, 6 साढ़े 6 बजे के बाद, तो आपको हर रोज़ एफआईआईज की फिगर जानने की मिलेगी। यहाँ पे पता चलेगा कि एफआईआईज ने कितने बेचा है या फिर डीआईएस ने कितना बेचा है, और कितने करोड़ की यहाँ पे सेलिंग या फिर बाइंग की है। तो आप एनईसी की वेबसाइट पे वो सारी चीज़ें भी देख सकते हो, आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो ये इसीलिए बिग प्लेयर कहलाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर रहता है वो 43,000 करोड़ की सेलिंग या बाइंग नहीं कर सकता, इसलिए ये बिग प्लेयर्स हैं। तो इनका रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो कॉमन मिस्टेक्स का। हमने ये जान लिया कि 4 एसेट क्या होते हैं, हमें स्टॉक मार्केट में क्यों थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना चाहिए, क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, किस तरीके से स्टॉक लिस्ट होता है, आपको अगर प्रॉफिट होता है तो किस तरीके से प्रॉफिट होता है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एफआईआईज का रोल कैसे है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि वो स्टॉक मार्केट की मिस्टेक्स क्या है जिससे आप आपका पैसा लूज़ कर सकते हो। क्योंकि हमने एसेट में समझाया, 4 एसेट्स की हमने कंपैरिजन किया और बोला कि निफ्टी आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का एसेट हो सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट का तरीका हो सकता है। लेकिन कब, जब आप ये कॉमन मिस्टेक अवॉइड करोगे। तो सबसे पहली मिस्टेक है हैविंग नो प्लान। ये ट्रेडर के लिए भी है और इन्वेस्टर के लिए भी है। आपके पास कोई प्लान ना होना, कौन सा स्टॉक आपको कितने दिन तक होल्ड करना है, कितने प्राइस के ऊपर बाय करना है, क्या स्ट्रैटेजी है आपके, उस स्टॉक के लेने के पीछे आपका क्या रीज़न है, इसे बोलते हैं प्लान करना। अगर आपको टीसीएस बाय करना है, अगर आपको इन्फोसिस बाय करना है, अगर आपको टाटा पावर बाय करना है, तो वो बाय करने का रीज़न आपके पास होना चाहिए। टाटा पावर में बाय कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा पावर आपको मदद करने वाला है, इसीलिए मैं टाटा पावर बाय कर रहा हूँ। तो ये प्लान है आपका कि आप प्लान कर रहे हो कोई स्टॉक बाय करने की। उसमें आप फिर सोचोगे कि मैं लॉन्ग टर्म में रहूँगा, शॉर्ट टर्म में रहूँगा, वो बात की बात है। लेकिन आप क्यों बाय कर रहे हो, आपके पास प्लान क्या है इसका, ये आपको जानना है, उसके बाद ही आपको बाय करना है। तो प्लान करो। हैविंग नो प्लान इज़ द कॉमन मिस्टेक इन अ स्टॉक मार्केट। दूसरा जो है वो है इमोशनल अटैचमेंट।
यस बैंक का स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया क्योंकि लोग वहाँ पे इमोशनल अटैच हो गए। कुछ लोग, सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्टॉक 350 पे ट्रेड कर रहा था, 350 से स्टॉक 15 रुपये पे आ गया। तो जो लोग 350 में निकल सकते थे वो तो निकल गए। उसके बाद स्टॉक आ गया 300 रुपये पे। कुछ लोग सोचने लगे 85 ही रुपये तो गिरा है, अच्छी कंपनी है, थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, और ऐड करने लगे। स्टॉक 250 पे आ गया। आप इमोशनली अटैच हो गए, मेरी प्राइस आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करते। फिर भी प्राइस नहीं है। स्टॉक 200 पे आ गया, स्टॉक 100 पे आ गया, स्टॉक 50 पे आ गया। जैसे जैसे आप इमोशनल अटैच होते रहे वैसे वैसे स्टॉक की प्राइस गिरती रही और आपके पैसे डूबते गए। तो अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो उसके प्यार में मत गिर जाना, उसकी प्राइस देखना और उसके बाद थोड़ा सा डिसाइड करके आप सोचना कि किस तरीके से हम यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। प्यार में नहीं गिरना है और उस स्टॉक को आपको इमोशनली नहीं अटैच होना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और आपको आपके कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आपको वहाँ पे निकल जाना है। आपका कैपिटल सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर कैपिटल सेव नहीं होता तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखानी है। इमोशनल अटैचमेंट के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास अगर कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब मेरा कैपिटल किस तरीके से बचना है। कैपिटल ख़त्म हो गया तो आप मार्केट से निकल जाओगे। तो वो कैपिटल बचाने को ही रिस्क मैनेजमेंट कहती है। आप कितना रिस्क ले सकते हो, एक पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर आप कितना रिस्क ले सकते हो, इसके ऊपर आपका पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है और आप 50,000 रुपये का ही रिस्क ले सकते हो तो आपको 50,000 रुपये माइनस होने के बाद वहाँ से निकल जाना है। टोटल कैपिटल का 50,000 रुपये अगर निकल जाओगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद ही जो है आपको जो पूरा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं करते हो, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते हो आपके रिस्क का, तो आपका पूरा कैपिटल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। वहाँ पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेटर जो होता है इंट्राडे के लिए वो भी दिया है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होता है और आपका टोटल रिस्क किस तरीके से मैनेज करना होता है। उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर या फिर टिप्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। न्यूज़ चैनल पे स्टॉक बता दिया है कि फलाने प्राइस पे बाय करो, फलाने प्राइस पे बेच दो, आपने लिया, स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया, टारगेट पे गया नहीं। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखते लोग, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वो उसने जो बताया है भाई मैंने वो स्टॉक लेना है। टिप आई है सोशल मीडिया पे, टिप आई है कि स्टॉक बढ़ने वाला है, ले लो। इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहोगे तो आपको वहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाएगी, वो आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, टू मच डिपेंडेंस, और मतलब इसके ऊपर नहीं डिपेंड रहना है। खुद का एनालिसिस करना है, खुद स्टॉक के बारे में जानना है, न्यूज़ कंफर्म करनी है कि भाई सच्ची न्यूज़ है झूठी न्यूज़ है। टिप्स अगर किसी ने दी है, मान लो कोई आपको टिप देता है कि आज इन्फोसिस के स्टॉक बाय कर लो, क्यों बाय करने हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, वो पहले जानना है, उसके बाद ही आपको स्टॉक बाय करना है। तो ये आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप फाइटिंग विद द मार्केट एंड ओवर ट्रेडर जो होते हैं, जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर एफएनओ में ट्रेड करते हैं, ये लोग ये ज़्यादा करते हैं जो नए आए हैं मार्केट में, मार्केट के साथ फाइट करते हैं। आपने अगर डाउन साइड शॉर्ट की पोजीशन ली है, आपने कोई स्टॉक सेल किया है और मार्केट ऊपर जाने लग गए, तो आप क्या करते हो, आपने पोजीशन ली है डाउन साइड की, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हो, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है वहाँ पे और शॉर्ट की पोजीशन बनाते हो, मार्केट उसके ऊपर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको फाइट नहीं करना है मार्केट के साथ, मार्केट के ट्रेंड के साथ जाना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड दिखा रहा है तो आपको बाय का साइड ही पकड़ना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड दिखा रहा है तो आपको सेल का साइड ही पकड़ना है। तो ये ट्रेडर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से करते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं ओवर ट्रेड करते हैं। अगर मान लीजिएगा कोई एक ट्रेड में आपको माइनस में चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उस स्टॉप लॉस को आज ही उनको भरना होता है, नहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे को आज ही रिकवर करना है, तो वो ओवर ट्रेड करते हैं।
और उस हिसाब से उनके ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं और उसका जो लॉस होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो आपको क्या करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। आपको तय करना है कि मैं दिन में सिर्फ 3 ट्रेड लूंगा, उस 3 में से 2 में स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो मैं पूरे दिन के लिए अपना ट्रेडिंग बंद करूंगा, एनालिसिस करूंगा और उसके बाद दूसरे दिन डिसाइड करूंगा कि किस तरीके से मुझे पोजीशन लेनी है। अगर आप 3 ट्रेड में 2 स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं और फिर बाद में आप उस लॉस हुए पैसे को रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हो तो आप 10 ट्रेड और ले लेते हो। तो 10 ट्रेड और ले लेते हो तो आपको उसमें से कोई ट्रेड आपके हिट अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड माइनस में चले जाते हैं। मार्केट का हमेशा एक रूल होता है, मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो आपको लिमिट में करना होता है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट निकाल के लेना है और बाहर निकल जाना है, ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना है। अगर मार्केट में आपको लॉस होता है तो छोटे लॉस में निकल जाना है और उसमें क्या होना है, आपको एनालिसिस करना है। 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है बिग प्रॉफिट, दूसरा होता है स्मॉल प्रॉफिट, तीसरा होता है ब्रेक इवन और चौथा होता है कम प्रॉफिट। मतलब क्या होता है, स्मॉल लॉस, कम प्रॉफिट नहीं, स्मॉल लॉस। बिग लॉस का ऑप्शन आपको सिलेक्ट ही नहीं करना है मार्केट में। या तो आपको बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए या तो आपको छोटा प्रॉफिट होना चाहिए, या तो आप ब्रेक इवन पे क्लोज होने चाहिए या तो आपको छोटा लॉस होना चाहिए। छोटा लॉस होगा तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा छोटा होगा, लेकिन आप बड़ा लॉस का अगर देखोगे, आप वो सोचोगे कि नहीं बड़ा लॉस भी हो सकता है, वो किन लोगों के साथ हो सकता है, जो इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जो ओवर ट्रेड करते हैं, जो प्लान नहीं रखते, जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखते, जो ऊपर की सारी चीज़ें मैंने दी है वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं, तो उनको बड़ा लॉस हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है और उससे थोड़ा सा दूर रहना है। उसके बाद जो पार्ट आता है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को गैमलिंग की तरह यूज़ करते हो। गैमलिंग देखिए, कसिनो में गए हो तो कसिनो में क्या होता है कि नंबर लगाते हो, आप पैसे लगाते हो, नंबर आया तो आया, नहीं तो पैसे डूब गए। इस तरीके से अगर आप मार्केट की तरफ देखोगे तो आपके पैसे नहीं बनने बॉस। आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना होता है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी सीखनी होती है, थोड़ा सा वक्त देना होता है। और गैमलिंग कौन करता है, जिसको पैसे की फिक्र नहीं होती है वो लोग गैमलिंग करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम क्या करने आए हैं, अपना ग्राफ इस तरीके से बढ़ाने आए हैं। हमें इस प्राइस पे लेना है, इस प्राइस पे बेचना है और बीच का प्रॉफिट अच्छे से कमाना है। तो अगर ये गैमलिंग करोगे तो कुछ दिन तो आपके तुक्के लग जाएंगे, जिंदगी भर तुक्के नहीं लगते दोस्त। आपको गैमलिंग की तरह नहीं देखना है दोस्त, आपको देखना है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। आपको लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा सोचना है और उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। तो मार्केट को गैमलिंग की तरह ना देखे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पास्ट एक्सपीरियंस से आपको सीखते हुए आगे जाना है। रिपीट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई ट्रेडर है जिसको 2 साल पहले बहुत बड़ा लॉस हुआ है और कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है और उस लॉस से वो कुछ सीख ही नहीं रहा है, उसको मार्केट में अगर वो ना रहेगा ना तो ही अच्छा है। तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है। एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी मैंने कि अगर पिछले बेयर रन में आप ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके मार्केट में ना उतरे और पिछले बुल रन में आपके पास पिछले बुल रन से इस बुल रन में ज़्यादा पैसे ना हो तो आप स्टॉक मार्केट में आप रह नहीं सकते। तो जो भी पिछला बुल रन होगा उससे इस करंट सिचुएशन में आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए और पिछले बियर मार्केट में आप पैसे कम आपके लॉस होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आपको करना है, पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है। अगर कोई स्ट्रेटजी फेल हो गई है तो कहाँ पे फेल हो गई है इसके बारे में जानना है, थोड़ा सा सीखना है, उसके बाद एनालिसिस करना है और फिर से इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करनी है। अगर आप कुछ सीखते ही नहीं हो, एक्सेप्ट ही नहीं करते हो आपकी गलती को, मैं ही सही हूँ मार्केट गलत है ऐसा अगर सोचते हो ना, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। फिर आपको मार्केट में पैसे बनाने से हर कोई रोकेगा, आपके पैसे नहीं बनेंगे। किसी से भी पूछ लो, आप राकेश झुनझुनवाला से इंटरव्यू कर लो, आर.के. दमानी से इंटरव्यू कर लो, विजय केडिया से इंटरव्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग यही बोलेंगे, एक तो पेशेंस रखनी है और पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है। अगर स्टॉक में मुझे लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके बारे में जानना है और उसके बाद ही आगे बढ़ना है, एनालिसिस करना है।
तो ये अगर मिस्टेक्स, ये जो मैंने मिस्टेक्स बताई है, इसको आप अवॉइड करोगे, जो बहुत सारे लोग नए मार्केट में आते हैं तो वो मिस्टेक करते हैं, अगर इस मिस्टेक को अवॉइड करोगे तो आपको पैसे बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पे हो, चाहे वो ट्रेडिंग में हो। तो मार्केट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो बेसिक से बेसिक चीज़ है, आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। उसके बाद मार्केट में आती है साइकोलॉजी। मिस्टेक्स अवॉइड करना तो अलग बात है, आपको पता है कि कौन से पॉइंट है और किस तरीके से करना है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की बात आती है या फिर ट्रेडिंग की बात आती है। सबसे पहले तो साइकोलॉजी प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टिंग, क्योंकि मार्केट अगर बढ़ रहा है तो आप सोचते हो कि अगर यहाँ से नीचे आ गया तो, या फिर मार्केट गिर रहा है तो आप सोचते हो यहाँ से अगर मैंने बाय किया और नीचे चला गया तो ये साइकोलॉजी का पार्ट होता है। आपको वहाँ पे थोड़ी सी डेयरिंग करनी होती है। वॉरेन बुफेट सर का एक बहुत ही अच्छा कोट है कि व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ग्रीडी है तो फियरफुल होते हैं कि कहीं मार्केट गिर ना जाए, एंड व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी, मतलब लोग माल बेच के जा रहे हैं तब आपको माल खरीदना है, थोड़ा सा डेयरिंग दिखाना है। तो ये साइकोलॉजी जो है वो डेवलप होने में आपको थोड़ा देर लगता है। साइकोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक रात में डेवलप हो जाएगी। मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 2014 से मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। शुरुआत में मुझे भी लॉसेस हुए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे साइकोलॉजी डेवलप होती गई। आपको साइकोलॉजी अगर डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपको जो लॉट साइज़ है वो कम लेना है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो लॉट साइज़ आपको एक लॉट से के साथ काम करनी है। अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो तो आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, ताकि आपको लॉस होता भी है तो आपको बहुत कम लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम होगा लेकिन आपको लॉस कम हो जाएगा। तो अगर आप शुरुआत में ही 1000-2000 क्वांटिटी मारते हो और आपको वहाँ पे 5000 का लॉस दिखाई देगा तो आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी कि मुझे लॉस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप छोटी क्वांटिटी बाय करते हो और प्रैक्टिस करते हो, पेपर ट्रेडिंग करते हो, तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी। फियर एंड ग्रीड का जो पार्ट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपके साइकोलॉजी में। तो सबसे इमोशंस जो हम बात करती है, हमने कॉमन मिस्टेक्स में भी ये बात करी थी कि इमोशनल दैट अफेक्ट द इन्वेस्टिंग इंक्लूड फियर एंड ग्रीड। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो आपको डर लगता है कि और ना गिर जाए। अगर आप प्रॉफिट में बैठे हो स्टॉक में और थोड़ी सी भी उसमें गिरावट आ जाए तो आप क्या करते हो, डर के उसे बेच देते हो। तो यहाँ पे आपका फियर काम करता है या आपकी फियर साइकोलॉजी काम करती है। उसके बाद वो क्या करता है, आपने जहाँ पे बेचा है वहाँ से सपोर्ट लेके वो ऊपर चला जाता है। तो ये फियर यहाँ पे आपको माल बेचने के लिए आपको उकसा देगा और आप वहाँ पे माल बेच के निकल जाओगे। ग्रीडीनेस कहाँ पे होती है, स्टॉक में आपका प्रॉफिट बन गया है, मान लीजिएगा 200% का प्रॉफिट स्टॉक ने बना दिया है, फिर भी आप और ज़्यादा लालच करते हो, नहीं मुझे 300% प्रॉफिट चाहिए। तो वो स्टॉक यहाँ पे जाता है, यहाँ से नीचे आता है, वो 200 प्रॉफिट भी आपका -100% पे आ जाता है या फिर -10% पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ग्रीडी हो गए, आप लालची हो गए। तो लालची नहीं होना है या फिर आपको घबराना भी नहीं है। उसके साथ साथ आपको इमोशनल अटैच, अगर आप इमोशनल अटैच हो जाओगे तो आपको ये फियर और ग्रीड बहुत बुरी तरीके से मार देगा। न्यूट्रल रहना है। प्रॉफिट हो गया कितना, 10% प्रॉफिट हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा। एटलीस्ट 50% स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा। आपको मानसिक समाधान मिलेगा कि 50% मैंने प्रॉफिट जमा कर लिया है और अब स्टॉक को बढ़ने दो, या फिर एक स्टॉप लॉस लगा दो, गिरता है तो नीचे आके ये स्टॉप लॉस पे निकल जाऊंगा, मेरा 50% तो प्रॉफिट सेफ हो गया है। उसके बाद नीचे आता है तो मेरा कॉस्ट के ऊपर तो निकल जाएगा, एटलीस्ट 50% तो प्रॉफिट हो जाएगा आपको। तो ये आपको न्यूट्रल सिचुएशन और स्टेबल रह के सारी चीज़ें करनी है। ये धीरे धीरे डेवलप होगा। साइकोलॉजी एक रात में डेवलप नहीं होगी, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि कम लॉट लो, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो। एक रात में अमीर नहीं बनना है अपने को, लॉन्ग टर्म लंबी रेस का घोड़ा बनना है अपने को। मार्केट में हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है। एक रात में कैपिटल खत्म करके दूसरे दिन चले वहीं पर से जॉब पे, ये चीज़ें नहीं करनी है। लंबे समय तक रुकना है हमें मार्केट में, तो आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर और पेशेंस के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी प्रोफाइल अफेक्ट द इन्वेस्टर। साइकोलॉजी प्रोफाइल मतलब आप यहाँ पे क्या करते हो, पोर्टफोलियो काम नहीं कर रहा है,
भाई मेरा 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है। रिपीट, भाई मेरा 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है और 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है। यहाँ पे आपने पोर्टफोलियो फिर गलत बना दिया है, सेक्टर आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, आपका यहाँ पे फियर काम करने लगता है। पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है, बेच दो, निकाल दो, कैपिटल बचाओ, और उसके बाद पोर्टफोलियो फिर से ऊपर चलने लगता है। तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म होना चाहिए, इसकी वजह से आपको एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस आप कब करोगे, तो आप थोड़े से आप सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि कौन से सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से कौन से लीडर स्टॉक है, तो आपको वहाँ पे अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। और आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें एनालिसिस नहीं करनी आती हैं, तो सिंपली आप निफ्टी 50 के स्टॉक उठाओ जो लीडर है, जो आपको परफॉर्म करके देंगे। इस तरीके से आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाओगे। आपको आईटी सेक्टर के कुछ लीडर उठा लो, ऑयल सेक्टर के लीडर उठा लो, मेटल सेक्टर के लीडर उठा लो, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करो। तो डाइवर्सिफाई जितना पोर्टफोलियो रहेगा ना, तो बैलेंस बना रहेगा। तो ये जो माइनस में पोर्टफोलियो जाने वाली साइकोलॉजी है ना, वो हट जाएगी। पोर्टफोलियो आपका बैलेंस रहेगा। आपको पता है कि ये स्टॉक नहीं काम कर रहा है, लेकिन दूसरा स्टॉक मेरा काम कर रहा है। तो जितना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखोगे, उतना इस साइकोलॉजी से आप थोड़ा सा दूर हो जाओगे और आपके लिए अच्छे तरीके से वो काम करेगा। लास्ट है कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो दैट मीट योर इन्वेस्टमेंट गोल। और ये जो पार्ट है ना, इन्वेस्टिंग गोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, ये आपका गोल पहले तय होना चाहिए। शुरुआत में ही मैंने बात की थी कि क्या गोल है। कॉमन मिस्टेक में भी पहले मैंने बात की थी कि हैविंग नो प्लान, उसको आप गोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास गोल क्या है, उसके ऊपर आपको पहले सोचना होगा। भाई 3 साल बाद मुझे कुछ खरीदना है, यहाँ पे गोल सेट करो। 3 साल तक मैं स्टॉक नहीं बेचूंगा, 3 साल का मेरा एनालिसिस है कि ये स्टॉक ये प्राइस मुझे देके जाएगा। तो अगर उससे पहले आप निकल जाते हो तो आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ा गई है, आप डर गए हो, आपने न्यूज़ ज़्यादा देख ली है। तो पहले ये चीज़ बंद कीजिएगा, पहले एक गोल सेट कीजिएगा कि 5 साल 3 साल के लिए मुझे ये स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना है। एनालिसिस के बाद ये सारी चीज़ें हो पाती है। एनालिसिस नहीं कर सकते तो सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। फंड मैनेजर आपके लिए एनालिसिस करके पोर्टफोलियो बना के देगा। वो हर सेक्टर के अलग अलग स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाता है और आपको प्रेजेंट करता है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसमें भी आपका गोल होना चाहिए। 5 साल बाद मुझे कार लेनी है तो उस तरीके का म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। 5 साल बाद मुझे अब्रॉड जाना है घूमने के लिए तो उस तरीका का पोर्टफोलियो आप सिलेक्ट कीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन ये जो इन्वेस्टिंग गोल है, ये आपको तय करना होगा, क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी चेंज कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहना है, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में रहना है, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। और उसके बाद ही धीरे 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 आपकी जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और मार्केट के प्रति आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। और हमेशा निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव सोचो, पैसे बढ़ेंगे ही। थोड़ा वेट करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी स्टॉक के प्यार में पड़ जाओ और माइनस में जा ही रहा है स्टॉक, फिर भी आप होल्ड करे रखे हो, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो थोड़ा सा न्यूट्रल रह के सोचना है, एनालिसिस ज़्यादा करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट सोचना है। क्योंकि बड़ी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपके हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कोई भी चीज़ आपके हार्ड अर्न मनी की होती है, वो आप थोड़ा सा सोचते हो। स्टॉक के लिए क्यों नहीं सोचोगे? थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में करने के लिए थोड़ा सा सोच के उसमें इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्कआउट हो जाएगा। सो ये सारी बातें आज हमने की, बेसिक्स से लेके थोड़ा सा साइकोलॉजी तक थोड़ी सी बातें की। आपको पता चल गया होगा, आई होप, इस पूरे वीडियो से कि किस तरीके से मार्केट आपको रिटर्न जनरेट करता है, किस तरीके से काम करता है, आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से आपको टिके रहना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और साइकोलॉजी के बारे में किस तरीके से आपको वो साइकोलॉजी डेवलप करनी है। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आ गया है तो एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि ये कोई लाइव सेशन नहीं है कि आप तुरंत क्वेश्चन करोगे और मैं आंसर दूंगा। तो आप रिपीट भी कर सकते हो, देख सकते हो। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी शंका हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपका जो हर डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप प्रीमियम कंटेंट चाहते हो तो ज्वाइन बटन मैंने दे दिया है। उस ज्वाइन बटन के साथ आपको प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। छोटी सी अमाउंट के साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा खासा स्टॉक मार्केट का प्रीमियम जो स्ट्रैटेजीज रहती है या फिर कोई और भी डीप सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से हमें प्यार करते रहिए। लाइक दिस वीडियो, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।